धन्यवाद जया जी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हायर एजुकेशन की क्लास में। हम सारी चीजें सीक्वेंस में जैसे कि हमने पढ़ी, सारी चीजें आपस में रिलेटेड हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एक ही शब्द बार बार आता है, संस्थाएं। हमको जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड संस्थाएं हैं वो सब हमने पढ़ी, और जो बाकी बची हुई हैं वो आज हम कवर कर लेंगे। तो इसी क्रम में सबसे पहले स्क्रीन शेयर करी जाए। आज हम, जैसा कि कल भी बताया था, कि नैक पढ़ेंगे। कुछ जो रेगुलरिटी बॉडीज जो होती हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। नैक है, यूजीसी है, ये सब कुछ 3-4 बड़ी बड़ी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो स्पेशल टाइप के स्कूल्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके साथ में ही हम पढ़ेंगे कुछ अधिनियम जो है, एक्ट है एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ डेज हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनके बारे में पढ़ेंगे। और मूल्य आधारित शिक्षा का जो कहा था वो आज थोड़ा सा उसके बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे। एक चीज और हमारी है, कल भी मैंने कहा था कि आज हम लाइव देखेंगे कि कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी फेक है, कौन सी स्टेट है, कौन सी सेंट्रल है। इससे क्वेश्चन जरूर आता है, हर पेपर में आता ही है। तो ये सब आज का हमारा जो है सिलेबस रहेगा, आज जो हमको कवर करना है। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम, हो रही है। कल हमने, ओके थैंक यू, कल हमने छोड़ा था हमारा प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना, ये पढ़ ली थी ना कल हमने? जी मैम। यहाँ से हम शुरू करेंगे। आज जो पहला टॉपिक है हमारा, अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर। स्थापना कब हुई इसकी? यूजीसी के एक्ट 12 सी के अंतर्गत स्थापित किया गया। मुख्य रूप से यूनिवर्सिटी लेवल पर सभी शिक्षकों, टीचर्स एवं जो रिसर्चर हैं उनको अपने ज्ञान विज्ञान में वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध कराना, मतलब एक्सपर्ट प्रोवाइड करवाना। इसके लिए ये लाया गया कि ये जो है आईयूसी ही जो रिसर्चर हैं या जो टीचर्स हैं उनको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, जरूरत लगता है कि ये चीज मुझे समझनी है, तो एक्सपर्ट अवेलेबल करवाएगा। सभी शिक्षकों एवं शोधार्थियों, वही टीचर्स एंड रिसर्चर को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। अत्याधुनिक सुविधाएं मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी हमारी चीजें हैं उनको अवेलेबल करवाएगा। जो प्रेजेंट में आईयूसी है इंडिया में, कौन कौन से हैं? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर न्यू दिल्ली, ये इनको याद कर लीजिएगा। 8 है मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ इनको याद कर लीजिएगा। इंटर यूनिवर्सिटी फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, ये इनसे आपसे इनका डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट नहीं स्टेट ही पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पे, नाम दे देंगे जी। सही जोड़ी बनाने में आ हाँ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सही जोड़ी बनाने में भी आ सकता है ये। यूजीसी डेक, सॉरी डीएई, डे कंसोर्टियम यूनियन फॉर साइंटिफिक रिसर्च इंदौर, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क अहमदाबाद, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन दिल्ली, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल बेंगलोर, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन काकीनाडा। ये इतने हैं। इसके बाद अगला हमारा आता है भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। इसकी स्थापना कब हुई या गठन कब हुआ? 23 मार्च 1925 को सैडलर आयोग की सिफारिश पर अंतर विश्वविद्यालय बार के रूप में पहली बार गठित किया गया। 1973 में
भारतीय विश्वविद्यालय संघ इसका नाम। गठित तो ये हो गया था 1925 में, लेकिन इसको नाम जो अभी प्रेजेंट में इसका नाम है ये कब दिया गया? 1973 में। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। इसके फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? अकबर हैदरी, अकबर हैदरी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये आप इसमें सर्च करके और लिख लीजिएगा। प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन थे? प्रोफेसर NS सुब्बा राव इसके प्रथम फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे। इसका भी देख लीजिएगा प्रेजेंट। भारत के सभी विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के साथ ही बांग्लादेश, भूटान, कजाकिस्तान, मॉरिशस, नेपाल, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात UAE और यूनाइटेड किंगडम आदि विदेशी विश्वविद्यालय भी इसके सदस्य हैं। सदस्यों में इतने लोग शामिल हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो AIU है उसका कौन सदस्य है या कौन सदस्य नहीं है, या कौन कौन सदस्य हैं, एक से ज्यादा भी पूछ सकते हैं। कार्य एवं उद्देश्य इसके क्या है? यूनिवर्सिटीज एवं शासन के मध्य इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है। भारत में स्थित विश्वविद्यालयों के रिप्रेजेंटेटर के रूप में काम करता है। सभी सदस्यों के लिए इंफॉर्मेशन ब्यूरो के रूप में काम करना। अपनी स्थापना से सक्रिय रूप से उच्च शिक्षा के विकास में लगा हुआ है। उच्च शिक्षा पर किसी भी सम्मेलन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एसोसिएशन के एक सामान्य प्रतिनिधि को नियुक्त करना या सिफारिश करना। उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, व्याख्यानों और अनुसंधानों को आयोजित करना और उन्हें सुविधाजनक बनाना। सदस्य विश्वविद्यालयों को जो मेंबर्स हैं उनके बीच खेल को बढ़ावा देने और खेलों के मानकों को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय खेल संगठनों के रूप में कार्य करना। इसमें कहीं कोई परेशानी, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कोई टर्मिनोलॉजी? नो मैम। आगे बढ़े? यस मैम। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या काम करता है? आपने अपने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में सुना होगा NAAC की टीम आ रही है, सुना है सभी ने? जी मैम, सुना है। क्या करती है, क्यों आती है और क्या करती है? सब लोग, सारे हमारे HOD और बड़े बड़े टीचर्स भी सब बहुत अवेयर हो जाते हैं और सबका ये प्रयास रहता है कि जब ये टीम आए तो हमको अच्छा कह के जाए, अच्छे से अच्छा ग्रेड दे के जाए। ये ग्रेड देने का काम करती है। क्या काम करती है? ग्रेड देने का, असेसमेंट ग्रेड करती है। क्या करती है? असेसमेंट। असेसमेंट करती है। वेरी गुड। तो ये आती है, देखती है, सब ऑब्जर्व करती है कि जो जो UGC ने डिसाइड किए हैं नॉर्म्स, उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसी के सारी सुविधाएं स्टूडेंट्स को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग ये ग्रेड देते हैं, A+, B+, इस टाइप से। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना का आधार क्या था? पहले तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं क्रियात्मक योजना 1992 में, 1900 होगा, ये गलत हो गया होगा, में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता बनाए रखते हुए अपेक्षित नीतियां एवं योजनाएं बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक स्वतंत्र मूल्यांकन संस्था स्थापित करने की सलाह दी गई। 1986 में बात की गई कि ऐसी एक संस्था आनी चाहिए। स्थापना फिर इसकी कब हो गई? UGC द्वारा 1994 में। हाँ, ये 1992 है ये। फिर इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ है? कौन से स्टेट में है? कर्नाटक। कर्नाटक में। अध्यक्ष इसके UGC के अध्यक्ष ही इसकी सामान्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा, अभी UGC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ये सारे नाम याद रखना है आपको। एक लिस्ट, फिर से एक लिस्ट बनानी है, जैसे ईयर की बताया मैंने कल आपको कि एक लिस्ट आपको बनानी है, शुरू से लेकर आखिर तक जितने ईयर पढ़ रहे हैं हम, सिस्टमेटिक एक के बाद एक, उनकी सबकी एक सूची बना लीजिए। 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये,
और जो घटना है वो। ऐसे ही एक लिस्ट नाम की बनाइए। पहले नंबर पर यूजीसी प्रेसिडेंट या यूजीसी अध्यक्ष जो भी है वर्तमान, और पहले 3 चीज आएंगी इसमें। अभी कौन है, या तो पहले वाले को लिख लीजिए, प्रथम यूजीसी अध्यक्ष, और प्रेजेंट यूजीसी अध्यक्ष। फिर दूसरे नंबर पे नेक के पहले और आखिरी, अगर सेम ही रहते हैं अभी हमने पढ़ा है तो उनको एज इट इज लिख लेंगे। तीसरे नंबर पे और जो दूसरी संस्थाएं हैं, ऐसे करके ये लिस्ट बनाइए। ये जो कम समय में आपको अब लग रहा है कि कम टाइम बचा है, तैयारी करना है तो लिस्ट के फॉर्म में तैयारी करना पड़ेगी। 2 महीने में भी आप जेआरएफ क्वालिफाइड कर सकते हैं इस तरह से तैयारी करेंगे तो। राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के संबंध में कार्य करने वाली सभी संस्थाओं का मूल्यांकन, आकलन एवं मान्यता प्रदान करना। योजनाओं से संबंधित वैधानिक निकायों और आंतरिक कर्मचारियों के अतिरिक्त नैक समय समय पर स्थापित की जाने वाली सलाहकार एवं परामर्शदाता समितियों से दिशा निर्देश प्राप्त करता है। इसके बाद अब हम यहां से पढ़ेंगे। इसकी क्षेत्रीय समितियां पढ़ेंगे अब हम कौन सी हैं। साइज ठीक है, टेक्स्ट का समझ में आ रहा है? जी मैम। ठीक। मैम ये नेक की क्षेत्रीय समितियां है? हाँ, नेक की क्षेत्रीय समितियां हैं ये। अच्छा। कौन कौन सी हैं? सारे जितने भी 4 भागों में हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं ना, 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। एक बना दी है पूर्व में, एक बना दी है पश्चिम में, एक बना दी है उत्तर में, और एक दक्षिण में। तो आसान रहेगा याद करना भी। पूर्व में भुवनेश्वर में है, और जो पश्चिम वाली है वो मध्य प्रदेश में है, उत्तर वाली राजस्थान में है। बड़ा अजीब सा है, याद रखना मुश्किल होगा ऐसा, मतलब मध्य प्रदेश तो सेंटर में आता है इंडिया के, वहां पर उनने पश्चिम में रखी है। और राजस्थान जो है पश्चिम में आता है, वहां उत्तर वाली रखी है। दक्षिण वाली ठीक है और पूर्व वाली ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है अपने को। संबंधित कोर्स मतलब, अरे एक मिनट, ये गलत हो गया। ये नेक की समितियां नहीं है, ये इसकी समितियां हैं। टीचर एजुकेशन, इसकी समितियां हैं ये। ओके, नेक का उतना ही है, नेक उतना ही है। अगली हमारी ये समिति आ जाती है, अगला जो है हमारी बॉडी कौन सी है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। स्थापना इसकी हुई 17 अगस्त 1973 में एक सलाहकार समिति के रूप में इस गैर संवैधानिक इकाई को स्थापित किया गया है। गैर संवैधानिक का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज गैर संवैधानिक है तो उसका क्या मतलब होता है? क्यों गैर संवैधानिक कहा जा रहा है उसको? संविधान इसको दर्जा प्राप्त नहीं है। संविधान में कहीं उसकी कोई चर्चा नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है, इसलिए उसको अलग से लेके आया गया है। पहले ही गैर संवैधानिक थी, लेकिन जो कोई चीज गैर संवैधानिक है लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण होती है तो उसको क्या करते हैं, फिर कोई संविधान संशोधन लाते हैं, किसी अधिनियम के माध्यम से उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर देते हैं। ऐसा होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके प्रोफेसर योगेश सिंह है, ये प्रेजेंट है। उद्देश्य, केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षा के संबंध में सलाह देना। शिक्षक शिक्षा से मतलब क्या है? टीचर की जो एजुकेशन है। आप में से किसी ने बीएड किया होगा, कोई है ऐसा जिसने बीएड किया है? कोई नहीं है, मैंने किया है, मैं ही बता देती हूँ।
जो टीचर की ट्रेनिंग होती है कि आपको पढ़ाना है, तो आपको जैसे कोई कुछ भी काम कर रहा है, कंप्यूटर की जॉब, कंप्यूटर के फील्ड में कोई जाने वाला है, तो वो कंप्यूटर की पहले ट्रेनिंग लेगा तभी तो कर पाएगा। ऐसे ही टीचर आप बनने जा रहे हैं तो टीचर की पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब आप टीचर बन पाएंगे कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है। तो जितनी भी टीचर से रिलेटेड ट्रेनिंग है वो सब इसमें आ जाती हैं। इसके लिए ये बनाई, उनसे रिलेटेड जितना भी मैनेजमेंट है वो ये देखती है, ये वाली संस्था। शिक्षक शिक्षा के संबंध में उचित मानदंड स्थापित करना, प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करना, ट्रेंड टीचर जिनके पास वांछनीय योग्यता हो, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन हो, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षकों के लिए अपरिहार्य योग्यता निर्धारित करना। अपरिहार्य का मतलब क्या होता है? अनफॉरगेटेबल, मतलब उसको क्या बोलते, फॉरगेटेबल के भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिनको जरूरी है जो, वो योग्यताएं निर्धारित करना कि ये तो होना ही चाहिए आपके अंदर, ये क्वालिफिकेशन तो होना ही चाहिए। शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना। व्यवसायीकरण मतलब क्या कर रहे हैं? ट्यूशन पढ़ा रहे हैं टीचर प्राइवेट और खूब खूब पैसा ले रहे हैं, उस वाली चीज पर ब्रेक लगाना। शिक्षक शिक्षा से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा दिए गए जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको निभाए। शिक्षक शिक्षा से संबंधित मानक निर्धारित करना, उनमें समन्वय स्थापित कराना, इन मानकों का पालन करने की निगरानी करना कि जो बनाए गए हैं रूल्स एंड रेगुलेशन वो ठीक से पालन उनका किया जा रहा है कि नहीं, ये ऑब्जर्व भी करना। शिक्षण शिक्षा से संबंध जुड़े सभी संस्थानों को मान्यता देना, चाहे शासकीय हो अथवा प्राइवेट। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संशोधित कार्यक्रम 1992 की सलाह पर 17 अगस्त, ये जो अभी बोला था ना कि बाद में संविधान संशोधन करके अधिनियम पास करा के इसको क्या कर देते हैं, दर्जा संविधान में इसकी चर्चा हो गई अब। तो कब हुआ ये? 17 अगस्त 1995 को संसद के अधिनियम द्वारा वैधानिक रूप इसको दिया गया। एनसीटी शिक्षक शिक्षा से संबंध में सभी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है, हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है। इसकी क्षेत्रीय समितियां हैं, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की चारों, ओडिशा में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, कर्नाटक में है। संबंधित मुख्य कोर्स कौन कौन से हैं? प्राथमिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको डीएलएड कहते हैं, जो प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए। प्री स्कूल एजुकेशन में डिप्लोमा, बचपन शिक्षा कार्यक्रम इसको कहते हैं। शिक्षा कार्यक्रम के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, शिक्षा का कार्यक्रम में मास्टर एमएड, और शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा डीपीएड। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक दोनों स्लाइड में कोई चीज समझ में ना आई हो? क्लियर है सभी? शारीरिक शिक्षा का तो बीपीएड होता है ना? फिजिकल एजुकेशन, यस मैम, तो वो बीपीएड बोलते हैं सर। बीपीएड नहीं लिखा है क्या मैंने? ये सॉरी, वो बीपीएड टाइपिंग एरर है, बीपीएड ही है यहाँ पे, ठीक है? ओके मैम, यस मैम। बीपीएड, हाँ। इसके बाद आता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। परिषद मतलब काउंसिल, काउंसिल। स्थापना कब हुई इसकी? 1961 में। भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह लेने हेतु स्वायत्त संगठन के रूप में, स्वायत्त मतलब ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में, सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं, इसका गठन सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1860 के अंतर्गत किया गया। सीधे क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं, सोसाइटी पंजीकरण एक्ट किस सन में आया है? क्या है सोसाइटी पंजीकरण एक्ट का मतलब, ईयर ही पूछ सकते हैं। या सोसाइटी पंजीकरण एक्ट के तहत कौन सी परिषद का गठन किया गया?
इसका ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या था? स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है ये। पुस्तकों का प्रकाशन करना, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना और स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, स्थापना इसकी कब हुई? 1929 में। भारत सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए भारत में एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रूप में, हर स्टेट में एक होता है, स्टेट बोर्ड होता है, ऐसे ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लाया गया। लेकिन जब ये लाया गया तब उसका नाम क्या था? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। 1952 में इसका नाम बदल के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किया गया। पुनर्गठन इसका कब हुआ? 1 जुलाई 1962 को किया गया, जिससे पूरे देश में छात्रों और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को इसकी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। थोड़ा सा उन्होंने दायरा बढ़ा दिया। पुनर्गठन मतलब रीऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के बारे में सब जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे पढ़ते होंगे केंद्रीय विद्यालय में, या कहीं ना कहीं रिलेटिव्स के बच्चे पढ़ते होंगे। ये क्यों इनका कंसेप्ट आया? सुरक्षा सहित सेंट्रल गवर्नमेंट के, सुरक्षा सहित मतलब जो डिफेंस में लोग होते हैं उनका ट्रांसफरेबल जॉब होता है कि कभी जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर हो गया, कभी हैदराबाद में हो गया, बदलती रहते हैं। तो ऐसे लोग जो सुरक्षा यानी डिफेंस में हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे कर्मचारी जिनकी जॉब ट्रांसफर वाली होती है, उनके बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने और शिक्षा का एक साझा कार्यक्रम प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया। अब यहाँ पे ये इसका क्या मतलब है? साझा कार्यक्रम का क्या मतलब है? बच्चों की शैक्षिक आवश्यकता का क्या मतलब है? ट्रांसफर हो गया, अब आपका बच्चा अभी तो हिमाचल में या जम्मू में पढ़ रहा था, वहाँ कोर्स अलग चल रहा है। यहाँ आप हैदराबाद पहुंच गए, वहाँ कोर्स अलग चल रहा है। तो बच्चे का जुलाई में गया वहां पे, फिर उसका नए सिरे से सब करना पड़ेगा, आगे पीछे हो जाएगा, बहुत दिक्कतें आएंगी। तो एक साझा कार्यक्रम का मतलब यही है कि जितने भी केंद्रीय विद्यालय होंगे उन सब में एक समान एजुकेशन चलेगी। बच्चा इस स्कूल से दूसरे स्कूल में जब गया है तो उसको वहीं से उसकी स्टडी शुरू होगी जहां उसने इधर वाले स्कूल में छोड़ी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसलिए ये कंसेप्ट लाया गया। सभी केंद्रीय विद्यालय हेतु सामान्य पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण द्विभाषी माध्यम होता है, हिंदी और इंग्लिश में ये पढ़ाते हैं। और सारी जो बुक्स होती हैं वो कैसी होती हैं? सामान्य पाठ्य पुस्तकें होती हैं, जनरल होती हैं। सभी केंद्रीय विद्यालय सह शैक्षणिक संयुक्त विद्यालय हैं। कक्षा 6 से 10 तक संस्कृत पढ़ाई जाती है। यहाँ मतलब मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। सॉरी, अभी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू। कहाँ तक सुना आपने? ये सुन लिया था कक्षा 6 से 10 तक संस्कृत पढ़ाई जाती है। जी मैम। हाँ, एक उपयुक्त शिक्षक छात्र अनुपात द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता को यथोचित रूप से उचित रखा जाता है। मतलब 10 बच्चों पे एक टीचर। इसका मतलब ये है कि कितने बच्चों के ऊपर एक टीचर रखा जाएगा ताकि टीचर का ध्यान जो है
इक्वली सारे स्टूडेंट्स पर रहे। बहुत ज्यादा टीचर 60, 70, 80 बच्चे रख लिए और एक टीचर है तो सारे बच्चों को देख पाना, संभाल पाना मुश्किल होता है। इस बात का यहाँ ध्यान रख रहे हैं। 8वीं कक्षा तक के लड़के, 12वीं कक्षा तक की लड़कियां और SC एंड ST के जो है या केंद्रीय विद्यालय के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों की शिक्षा का कोई शुल्क नहीं होता, फीस नहीं ली जाती उनसे। जवाहर नवोदय है, ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय विद्यालय की एक प्रणाली है और इसको चलाने वाली संस्थाएं क्या है? नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के तहत चलाए जा रहे हैं। मतलब ये लोग इसको चलाते हैं। बजट कौन देता है? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और फीस कैसे है इसमें? 7 वर्षों के प्रवास के दौरान, नवोदय जो है आवासीय विद्यालय होते हैं, बच्चे वहीं रह के, टीचर भी वहीं, बच्चे भी वहीं रहते हैं, टीचर भी वहीं रहते हैं, पूरा पढ़ना पढ़ाना चलता रहता है। तो स्टूडेंट से 7 वर्षों के प्रवास के दौरान कोई भी फीस नहीं ली जाती। इसकी शाखाएं तमिलनाडु के अलावा पूरे भारत में है। तमिलनाडु, ये क्वेश्चन सीधा है यहाँ पर कि कौन सा स्टेट है जिसमें जवाहर नवोदय स्कूल नहीं है। अब तमिलनाडु में नहीं है मैडम? नहीं, तमिलनाडु में नहीं है, उस स्टेट में नहीं है, बाकी सब जगह है। अब कुछ चीजें हमको और भी अलग जगह से पढ़नी पड़ेंगी। आज हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह से पढ़ेंगे। हम्म दिखाई नहीं देगी इमेज। कैसे ओपन होगा ये? ओपन विथ पेंट कर लेते हैं। यूजीसी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं इसकी वो नहीं बना पाई, कल रात को भी तबीयत बहुत खराब रही पूरे दिन से भी, इसलिए इसको उसमें नहीं लेके आ पाए पीपीटी में। तो यहीं से समझ में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है ये? यस मैम, बस इसे फुल स्क्रीन कर दीजिए। हाँ, फुल स्क्रीन कर रही हूँ। अभी अभी आ रहा है समझ में? यस मैम। यूजीसी क्या है? सार्जेंट रिपोर्ट में, इसकी मोटाई भी बढ़ा लें, इससे नहीं होगा। सार्जेंट रिपोर्ट में विश्वविद्यालय अनुदान, ऐसे चलेगा? ऐसे ही पढ़ा दूं बिना ड्रॉ किए? जी मैम, चलेगा। समिति की बात की गई थी, अतः 1944 में यूजीसी की नींव पड़ी। सार्जेंट रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ी है पहले, उसमें डिस्कशन हुआ था कि एक ऐसा कमीशन होना चाहिए जो ग्रांट प्रोवाइड करवाए। तो वहीं से आया इसका कंसेप्ट। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश के आधार पर इसका नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किया गया। किसकी सिफारिश पर? डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग। तब हमने पढ़ा था, जब ये आयोग पढ़ा था उस समय भी हमने इसको पढ़ा था। 1956 के संसद अधिनियम के तहत यूजीसी को एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया। मुख्य कार्य या इसके उद्देश्य क्या थे? उच्च शिक्षा के लिए मानकों का निर्धारण, समन्वय एवं अनुरक्षण करना। स्थापना इसकी कब हुई? 28 दिसंबर 1953 को एक औपचारिक तौर पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा औपचारिक रूप से यूजीसी की
नींव रखी गई। अनौपचारिक रूप से चल रहा था पहले, फिर औपचारिक रूप से इस डेट पे किया गया। नवंबर 1956 से संवैधानिक रूप से कार्य करना इसने शुरू किया। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। क्षेत्रीय केंद्र इसके 6 हैं: पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु। भोपाल में दो केंद्र हो गए। और किसका है भोपाल में? इससे पहले हमने पढ़ा था टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन, उसका भी है ना भोपाल में, वो भी तो पढ़ा था हमने। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर। वर्तमान अध्यक्ष, जिसका आपको देखकर नोट करना है। ये हो गया हमारा यूजीसी। अब इसमें और भी चीजें आएंगी। फिर से जाएंगे वहीं। एक एक पढ़ने में थोड़ा सा टाइम। कार्य क्या है यूजीसी के? यूजीसी के कार्य हैं विश्वविद्यालय शिक्षा का समन्वय और उसको बढ़ावा देना, विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का निर्धारण और उसका अनुरक्षण, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रही प्रगति और घटनाओं का अवलोकन, विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान का विवरण, उच्च शिक्षण संस्थानों, संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक कड़ी का कार्य करना, दोनों के बीच समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन करना, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एडवाइजरी देना, विश्वविद्यालयों और केंद्र राज्य सरकारों को हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट से रिलेटेड जरूरी उपायों का सुझाव देना, सभी यूनिवर्सिटीज को मान्यता देना, सिलेबस भी बताना। देश ने जब स्वतंत्रता प्राप्त करी तब केवल 20 विश्वविद्यालय के ओनली 20 यूनिवर्सिटीज और 500 कॉलेज थे। जो 4 प्रकार की यूनिवर्सिटीज होती हैं वो कौन सी होती हैं हायर एजुकेशन के अंडर में? केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी। एक 5वां कंसेप्ट है फेक यूनिवर्सिटी। वो होती नहीं है लेकिन अपने आप को यूनिवर्सिटी दिखाती है। तो यूजीसी या जो हायर एजुकेशन है वहां से हमको पता चलता है कि कौन कौन सी फेक यूनिवर्सिटी है, वो भी नॉमिनेट रहती हैं। गोवा, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, ये इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है। और सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है? यूपी में है सबसे ज्यादा। अभी इलेक्शन चल रहे हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहाँ पर है? कौन से स्टेट में है? यूपी में। यूपी में सबसे ज्यादा राज्यसभा भी यूपी में। जो बड़े मतलब जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है वहीं पे सब चीजें ज्यादा होंगी। ये कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी भी यूपी में ही है। और गोवा में और आंध्र प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है किसी भी टाइप की। यहीं से ऐड हो जाएगी क्या इमेज? मैम डीम्ड के बारे में बता दीजिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी, हाँ अभी बताऊंगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? ना तो पूरी तरह से यूनिवर्सिटी नहीं होती है वो भी पूरी तरह से, लेकिन प्राइवेट, ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने बना सकती हैं। ना राज्य यूनिवर्सिटी होती है ना केंद्र यूनिवर्सिटी होती हैं, लेकिन उनके लेवल पे काम करती हैं ये। अभी और इनको डिटेल में जब वहां से देखेंगे ना हम, अभी मैं जो लाइव वाला बोल रही थी ये थोड़ा सा हम ये वाला कवर कर ले, फिर उसके अरे बार बार वही कर लेती हूँ मैं, उसके बाद में इसको हम देख लेंगे। थर्ड, ये है यूजीसी अधिनियम
1956 की 12 का की सूची में सम्मिलित हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी स्थानीय विधानसभा के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। यूजीसी इनकी सूची प्रकाशित और नियमित करती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी ये है पूरी तरह स्वायत्त, जितने ऑटोनोमस। डीम्ड का वही है कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो है खुद ये डिसाइड करते हैं, और इनका जो है ना काम बहुत बड़े लेवल पे चलता है। ये इनकी फ्रेंचाइजीज भी होती हैं, जैसे योग की टोटल योग बेस्ड पूरी तरह से योग वाली ही यूनिवर्सिटी कौन सी है हमारे यहाँ पे इंडिया में, जिसमें सिर्फ योग ही पढ़ाया जाता है और कोई दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते? पहली और पूरी तरह योग की यूनिवर्सिटी कौन है? किसी को पता है? मोरारजी देसाई। स्वामी विवेकानंद की जो है ना हमारे बेंगलुरु में, स्वामी विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, हाँ एस व्यासा, वो है। तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। उसकी फ्रेंचाइजीज या उसकी हम कह सकते हैं विदेशों में है ब्रांचेज उसकी। कुछ रूल्स होते हैं कि क्या नियम बना सकते हैं, उनमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ नियम ऐसे होते हैं इनके थोड़े अलग टाइप के। ठीक है, क्लियर है डीम्ड यूनिवर्सिटी अभी? यस मैम। ओके, अब हमारा अगला आ जाएगा भारत में तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन में क्या है? मानव द्वारा निर्मित यंत्र, मतलब यंत्र को क्या बोलेंगे? संयंत्र, डिवाइस, मशीन, बहुत बढ़िया। और प्रौद्योगिकी से संबद्ध शिक्षा जो मानव को कुशल बनाने के साथ कार्यों को सुगम बनाती है, लाइफ इजी कर रही है टोटली। इसी का अध्ययन टेक्नोलॉजी एजुकेशन कहलाता है। इस टेक्नोलॉजी एजुकेशन के अवसर मुख्य रूप से डिप्लोमा, डिग्री, स्नातक के रूप में मिलता है। हमने जैसे कल बात करी थी, पीपीटी कर लेते हैं, और उसके बाद में 10th पास के बाद में भी हम क्या कर सकते हैं, कोई हमने ट्रेनिंग कर ली 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने की, और हमको फिर उसका सर्टिफिकेट मिल गया, या 1 साल का डिप्लोमा कर लिया तो हमको उसका डिप्लोमा मिल गया, डिग्री कर ली 3 साल की। ऐसे करके अलग अलग लेवल पर हम इसको सीख कर और अपना जॉब प्राप्त कर सकते हैं। 1847 में भारत में रुड़की में पहला इंजीनियर कॉलेज की स्थापना की गई। सबसे पहला कौन सा था? 1847 में रुड़की में। सबसे प्राचीन, सबसे पुराना कौन सा? क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल 1959 में स्थापित किया गया। 2002 में इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परिवर्तित किया गया। 1909 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च स्तर के अनुसंधान प्रदान करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई। एक और बची है, उसको भी देख लेते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE क्वेश्चन आता है। ये जो भी हम अभी काउंसिल्स पढ़ रहे हैं, सही जोड़ी में क्वेश्चन आते हैं इसके, मैच द कॉलम में। इसमें क्या है? अच्छा, इतना ही है ये। इसे तकनीकी शिक्षा का UGC मान सकते हैं समझने के लिए। स्थापना इसकी कब हुई? 1984 में। मुख्यालय नई दिल्ली और
इसकी वेबसाइट ये है। इसके बारे में जितनी भी नॉलेज लेना है यहाँ से ले सकते हैं। प्रेजेंट अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, ये सब। अभी ना सिर्फ इसका, जितनी भी परिषद है, ये नैक है, यूजीसी है, और जितनी भी हमने पढ़ी है, और इनकी ज्यादा, आपको अपने साथ वालों से 2-4 कदम आगे रहना है, एग्जाम में मार्क्स ज्यादा अच्छे लाना है, तो इन सब की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। आगे वही रहते हैं जो थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाते हैं। वेबसाइट पर जाइए ऑफिशियल, 1-2 पॉइंट्स, और अपनी स्टडी में वेबसाइट पे जाएंगे ऑफिशियल में, अबाउट में जाएंगे, तो और आपको जानकारी मिल जाएगी जो जहाँ यहाँ पर ऐड नहीं है। हो सकता है आपको, सबका नजरिया अलग अलग होता है, सबका कहते हैं सिक्स्थ सेंथ अलग होता है। आपका उस समय लगे कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उस चीज को नोट कर लीजिए, हो सकता है बिल्कुल आ जाए, ऐसा होता है जनरली। तो ये थोड़ा सा काम आपको अलग से करना पड़ेगा। तो ये हमारे हो गई सारी चीजें, जितनी भी काउंसिल्स थी। अभी हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। एक हमारा बच रहा है वैल्यू एजुकेशन। उसमें वैल्यू एजुकेशन में हमको बहुत कुछ नहीं करना है। उसमें सबसे ज्यादा हम ध्यान क्या रखना है, वैल्यू का मतलब क्या होता है। पहली बात तो ये प्रश्न ये उठता है कि वैल्यू क्या होती है, बताइए। मूल्य शिक्षा, नैतिक शिक्षा। मूल्य का क्या मतलब होता है, ये तो हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। वैल्यू या मूल्य का मतलब क्या होता है, बताइए। नैतिक से ले सकते मैम, एथिक्स। मोरल एंड इथिक्स। मॉरल एंड इथिक्स, जी बिल्कुल सही। कि कोई चीज किस तरह से प्रभाव डाल रही है पूरे समाज पर, दूसरे लोगों पर, और नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स, उन सबको कैसे इफेक्ट कर रही है कोई भी चीज, हमारा कोई भी व्यवहार, वही इसमें आता है वैल्यू एजुकेशन में, मौलिक शिक्षा में। अगर हम जो टेक्सचुअल कंसेप्ट या उसकी दृष्टि से बात करें, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, मानव कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, सॉरी मानव नहीं, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में। तो संविधान में जो मौलिक क्या बोला था अभी मैंने, 2 चीजें बोली, एक तो मौलिक कर्तव्य और एक मौलिक अधिकार। अधिकार क्या होते हैं कि हर इंसान को वो राइट मिले ही हुए हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी पे अत्याचार करता है, कुछ उसमें एक लिस्ट है कि ये हर व्यक्ति को अधिकार मिला हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति उनको फॉलो नहीं करता, जैसे कि किसी बच्चे के ऊपर अत्याचार करना मना है, 14 साल तक के बच्चों को कहीं भी कोई लेबर नहीं करवा सकता। अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है, इस रूल्स को तोड़ता है, तो क्या कर रहा है, वो अपराध कर रहा है। मतलब अनिवार्यता मानना है जो अधिकार है, उनको मौलिक अधिकार हैं, और उनके खिलाफ कंप्लेन की जा सकती है। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, उनमें उनका क्या है, उनको कोई भी उनकी सिर्फ अपेक्षा की जाती है कि वो माने जाएं। मतलब उन पे कोई, उनके खिलाफ अगर कोई नहीं मानता है, तो कोई कंप्लेंट नहीं की जा सकती है उसके लिए, कि नहीं आपको मानना ही है, मानना पड़ेगा, आपको कंपलसरी है, आप चाहें तो माने चाहे ना माने। जैसे जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर होती है जितनी भी, उनका आपको क्या करना है, उनका संरक्षण करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। कुछ लोग ऐसे देखे हैं मैंने, पेड़ खड़ा हुआ है, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, हाथ उठाया और उसकी पत्ती तोड़ के जमीन पे फेंक दी। क्या जरूरत है आपको, ये मतलब क्या है, आपकी ये कमी है कि आप पता ही नहीं है, आप चलते चलते हर कुछ कर रहे हैं। और दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई पशु खड़ा है, गाय खड़ी है, डॉगी खड़ा है, चलते जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे देखे हैं, उसको मार देंगे, धुतकार देंगे। क्या जरूरत है इसकी, आप अपने रास्ते जा रहे हैं, वो बेचारे मूक पशु खड़े हुए हैं, क्यों उनके साथ में ऐसा करना, ये अत्याचार है, क्रूरता है, नहीं करना चाहिए। लेकिन ये हर किसी को नहीं समझ में आता है। वही है कि फिर
उनको बहुत ज्यादा योग करने की जरूरत है। उनका मानसिक स्तर वैसा नहीं है कि वो मॉरल वैल्यूज को समझ सके। मॉरल वैल्यू आपको बचपन से, नर्सरी से शुरू हो जाती है मिलना, और यहाँ पे आके अब बहुत ज्यादा हमको उसके बारे में नहीं जानना, नहीं समझना है। मॉरल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसके माध्यम से हम समझेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। पता तो है हमें मॉरल वैल्यू क्या होती है, उसमें क्या करना है। इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल नहीं आते हैं। तो जब हम या तो टेस्ट ले लेंगे उसका, या जैसे उसके क्वेश्चन एनवायरनमेंट के भेजे थे, अब आपको अभी भी मिले या नहीं मिले, एक बार फिर सर से देखा किसी ने, नहीं मिले होंगे तो मैं ना ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दूंगी अब, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे ही इसके भी हायर एजुकेशन के भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक तो पूरा वीडियो है तो वो शेयर कर दूंगी मैं, उससे आप कवर कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएंगे कि हायर एजुकेशन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। और हाँ, अब हमारा बचता है लाइव वाला जो पार्ट है कि कैसे हमको देखना है। यहाँ से देखेंगे। इसके लिए आपको हायर एजुकेशन की साइट पे जाना है। हायर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ये आ गई यहाँ पर वेबसाइट। अब ये इंग्लिश वाला है वर्जन, इसी पे जाना है। एक इसका हिंदी वर्जन दिखाई देता है, उस पे हमको नहीं जाना है, या हिंदी लैंग्वेज से भी नहीं जाना है। इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी में कई बार उतनी कहना चाहिए सटीकता नहीं आती है, कुछ ना कुछ थोड़ी सी दिक्कत रहती है। यहाँ पे एकदम सारी सही चीजें आपको मिलेंगी। अब इसमें जाके आपको अगर इसके हायर एजुकेशन के बारे में कुछ जानना है तो अबाउट में जाके हम सारी चीजें देख लेंगे, क्या क्या है इसमें, कौन कौन सी चीजें आती हैं। और इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे हम। इंस्टीट्यूशंस में जाके हायर एजुकेशन में जाएंगे। जो हमको देखनी है ना, यूनिवर्सिटीज कौन सी डीम्ड है, कौन सी हमारी स्टेट है, कौन सी सेंट्रल है, वो हमको सब चीजें यहाँ से मिलेंगी। ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में भी सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। इंडियन काउंसिल ऑफ सोसाइटी रिसर्च, इसकी जानकारी, ये सब आपको यहाँ से जाके आप ओपन करेंगे तो इनकी आपको कहीं भी कोई भ्रम की स्थिति ही नहीं पैदा होगी कि आपको कहीं गलत तो वेबसाइट से तो आप नोट नहीं कर रहे हैं। यहाँ से सारे, एक ये भी है हमारा IIMS, ये भी क्वेश्चन में आते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ से पढ़ना है। IIMS कौन कितने हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ है, ये नोट करना है, ये नोट करना है। ये सारी चीजें आपको नोट करना है यहाँ से, और उनको लर्न करना है। स्कूल एजुकेशन, लिटरेसी, हायर एजुकेशन और बोर्ड ऑफ, ये नहीं पढ़ना है कुछ भी। ये यहाँ दिख रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ से आपको जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो पता चल जाएंगी। इतनी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, टोटल भी पूछी जा सकती हैं भारत में अभी कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप यहाँ से उनको देख सकते हैं, उनके नाम एक नजर जरूर मार लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है। अभी लास्ट एग्जाम में पूछा गया था, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी आया था क्वेश्चन में। ये कहाँ गया, अभी दिखा था मुझे। कोई सी भी यूनिवर्सिटी पूछा जा सकता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या कौन सी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, या फिर सीधा पूछ लेंगे कि ये कहाँ पर है। इसलिए आपको यूनिवर्सिटी सारी पढ़ना जरूरी है। ऐसे ही स्टेट यूनिवर्सिटीज भी आपको मिल जाएंगी देखने को। यहाँ पे थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यूनेस्को के बारे में दिया हुआ है, अदर, अदर में ये आ गई आपकी
नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस्ड स्टडीज IIAS, ये भी पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो तो हायर एजुकेशन का पेपर है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो आपने नहीं पढ़े होते हैं, इसीलिए हायर एजुकेशन की वेबसाइट पे जाके, हायर एजुकेशन पढ़ना है तो हायर एजुकेशन की वेबसाइट पे जरूर जाकर विजिट करेंगे। स्टेट यूनिवर्सिटी का अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, भूल गई हूँ मैं, या फिर इसमें दिख क्यों नहीं रही है, बता दूंगी मैं ये और सर्च करके। वो पूरी वैसे लिस्ट भी है मेरे पास में, उस लिस्ट को मैच कर लीजिएगा, मैं आपको PDF बनी हुई है वो भेज दूंगी, तो आप इससे एक बार उसको कंपेयर कर लीजिएगा। कोई नई ऐड तो नहीं हुई है किसी में, अगर ऐड हुई हो तो उसको आप ऐड करके ग्रुप में बता दीजिएगा, नहीं है तो बस उसी PDF से पढ़ लेंगे, उसमें स्टेट, सेंट्रल, फेक, डीम्ड सब है। ठीक, यहाँ से इसको ऐसे पढ़ना है। तो ये हमारा हो गया, यूनिवर्सिटी का भी हमने देख लिया है, IIM और वो सब, वो सारी संस्थाएं भी आपको पढ़नी है, नोट करनी है। क्लियर है? इतना कर लेंगे, इतना काम सब लोग? ओके। किसी को आज से जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई डाउट है, समझ